नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका AK कैंपस के YouTube चैनल पे। मैं नवीन हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम अध्ययन करने वाले हैं अरावली योजना प्रदेश का। अरावली प्रदेश जो है, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है, वो एक योजना प्रदेश के रूप में माना जाता है। इसका हम अभी अध्ययन करेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से जो ये भौतिक प्रदेश है, अरावली पर्वत प्रदेश, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा हमने पहले भी कई टॉपिक्स को पढ़ा है, समझा है, उनमें देखा है कि परीक्षा की दृष्टि से कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो एकदम फिक्स्ड होते हैं, जिनसे परीक्षाओं में सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की वनस्पतियां, राजस्थान के वन, राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये जो टॉपिक्स है, जिनसे एक या दो प्रश्न जो है वो निश्चित तौर पे पूछे ही जाते हैं। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है जिससे एक दो प्रश्न निश्चित तौर पे हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। अब अरावली पर्वत प्रदेश जब का अध्ययन करते हैं तो इसमें एक बड़ी समस्या आती है सभी के सामने। होता क्या है, कौन सी पहाड़ी ऊंची है, कौन सी पहाड़ी नीची है, कौन सी पहाड़ी का क्रम कहाँ पे है, या कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है, पहाड़ियों का अवरोही क्रम क्या है, पहाड़ियों का आरोही क्रम क्या है। तो इन सब में क्या है, हम परीक्षा में उलझ जाते हैं। हमें ये सब चीज़ें आती है, लेकिन फिर भी परीक्षा में हम क्या है, सवाल को या प्रश्न को सही नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? चीज़ें की हुई है फिर भी याद नहीं रहती। तो हम दोस्तों इस समस्या का पक्का इलाज करके इसका अध्ययन करेंगे, इसको अच्छे से सीखेंगे। ऐसे होता क्या है, किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ें तो अगर व्यवस्थित तरीके से उसको समझ लें, दिमाग में बिठा लें, तो किसी भी सूरत में उससे सवाल जुड़ा हुआ कोई भी आए तो वो कभी हमारा गलत नहीं होगा। तो जैसा कि अरावली पर्वत प्रदेश एक योजना प्रदेश माना जाता है, तो हम भी अरावली पर्वत प्रदेश को एक योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे और दिमाग में बिठा लेंगे, ताकि परीक्षा में कैसा भी सवाल आए वो गलत ना हो। तो अब इसी योजनाबद्ध तरीके की शुरुआत करते हैं। तो अरावली पर्वत प्रदेश में मुख्यतः 6 चीजें हैं, मुख्यतः 6 चीजें हैं। अरावली पर्वत प्रदेश की उत्पत्ति, ये कब बनी थी, कैसे बनी थी। इसके बाद इसका विस्तार, कहाँ से कहाँ तक फैली है, कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद इसका उच्चावच, इसमें किस प्रकार का धरातल है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है। इसके बाद इसका विभाजन, अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी अरावली पर्वतमाला। इसके बाद इसका जलवायु, यहाँ इस प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, इत्यादि। इसके बाद आती है वनस्पति, तो यहाँ इस प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो यह जो 6 चीजें हैं, सभी परीक्षाओं में इन्हीं 6 चीजों से सवाल पूछे जाते, इसके बाहर कुछ जाता नहीं। और यदि हम इनको सुव्यवस्थित तरीके से समझ लें, सीख लें, तो परीक्षा में इनसे आए सवाल को गलत करने का सवाल ही नहीं उठता। तो जिस प्रकार से अरावली पर्वत प्रदेश एक योजना प्रदेश है, हम भी इसी को ऐसी योजना बना के अध्ययन करेंगे कि परीक्षा में हमारा सवाल गलती से भी गलत ना हो और क्वेश्चन देखते ही उसका झट से आंसर आए। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही उसका झट से आंसर आए। तो चलो शुरुआत करते हैं अरावली पर्वत प्रदेश की। तो सबसे पहले अरावली पर्वत प्रदेश की उत्पत्ति। अरावली पर्वत प्रदेश जो है, इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है, जो आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व में था। आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व में था। तो ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है।
वलित पर्वतमाला क्या होती है? वलित पर्वतमाला का मतलब है मोड़दार। एकदम आसान शब्दों में कहें तो इसे कह सकते हैं मोड़दार। इसका मतलब क्या हुआ? देखो होता क्या है, पृथ्वी की सतह पर, सतह के अंदर भूगर्भिक बल कार्य करते रहते हैं। अब ये भूगर्भिक बल क्या करते रहते हैं? ये सतह को दबाते रहते हैं, सतह पर दबाव देते रहते हैं। तो यह दबाव आते 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 एक समय ऐसा आता है कि दबाव इतना बढ़ जाता है कि सतह जो होती है वो अपनी स्थिति से उठ जाती है, या कह सकते हैं उसमें एक वलन का निर्माण हो जाएगा, या एक मोड़ बन जाएगा। जैसे यह दो बल काम कर रहे हैं, अब यह इस सतह को दबाएंगे दबाएंगे दबाएंगे, होगा क्या, बल इतना बढ़ जाएगा कि धीरे 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 ये जो है मोड़ के रूप में इसकी सतह उठ जाएगी। इसी को अपन क्या कहते हैं? वलित पर्वतमाला। ठीक है, ये जो मोड़ बन रहा है इसी को कहेंगे वलित पर्वतमाला। और यह विश्व की एक प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। अब वलित पर्वतमाला में हमारे देश के अंदर एक और वलित पर्वतमाला है, हिमालय। हिमालय भी एक भूगर्भिक बलों के दबाव से मोड़दार पर्वत के रूप में बना है। लेकिन जो हिमालय का निर्माण हुआ है यह टर्शरी काल में हुआ है, तो इसे क्या माना जाता है? नवीन वलित पर्वतमाला। यह प्राचीन नहीं है, नवीन वलित पर्वतमाला है। जबकि अरावली क्या है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अब इसमें एक और चीज यहाँ आती है कि इसका जो है इतना समय होने की वजह से इसका लगातार अपर्दन और कटाव होता रहा है, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई धीरे 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 कम हुई। अब ऐसा माना जाता है कि जिस समय अरावली पर्वतमाला बनी थी उसकी ऊंचाई जो थी वो हिमालय जैसी थी, लेकिन हवा की वजह से, जल की वजह से इस पर अपर्दन की क्रिया होती रही, तो इसकी ऊंचाई क्या है? धीरे 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 कम होती गई। आज ये एकदम कम ऊंचाई वाले पर्वत के या छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में रह गई। तो इसके लिए इसको नाम दिया जाता है अवशिष्ट पर्वत या रेजिड्यू माउंटेन्स, मतलब बची कुची, जो बच गई वो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति में प्री कैम्ब्रियन काल में हुई 65 करोड़ वर्ष पूर्व, और ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है, और ये आज एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है। यह हमें ध्यान रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में से पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला है, किस प्रकार की अरावली पर्वतमाला है, तो इसका ऑप्शन क्या रहता है? अवशिष्ट पर्वत, बची कुची पर्वत। तो प्यारे दोस्तों, अब आगे क्या है? विस्तार। विस्तार का मतलब यह कहाँ कहाँ फैली है। तो अरावली पर्वतमाला जो है यह गुजरात से शुरू होकर राजस्थान होते हुए हरियाणा में जाती है, और हरियाणा से दिल्ली तक। तो मुख्यतः यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन चारों जगहों पे फैली है। हमारे लिए महत्वपूर्ण राजस्थान का अध्ययन करना है, तो हम राजस्थान पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? गुजरात में खेड़ ब्रह्म स्थान से, गुजरात में, गुजरात के खेड़ ब्रह्म नाम स्थान से ये शुरू होती है, और ये राजस्थान के मध्यवर्ती जिलों में होती हुई हरियाणा से दिल्ली तक विस्तारित है। तो इसकी अंत बिंदु जो आता है उसको अपन ये बोलते हैं दिल्ली के अंदर रायसीना पहाड़ी। प्यारे दोस्तों, यदि आप कभी दिल्ली गए हैं, राष्ट्रपति भवन देखा है, तो राष्ट्रपति भवन जो है वो कुछ ऊंचाई पे स्थित है। तो वो जो ऊंचाई है वो कौन सा है? रायसीना पहाड़ी, और वही अरावली पर्वतमाला का क्या अंतिम बिंदु है। तो इसकी कुल लंबाई गुजरात से लेकर दिल्ली तक के बीच में है 692 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इसकी कुल लंबाई गुजरात से दिल्ली तक है 692 किलोमीटर। लेकिन हमें राजस्थान का अध्ययन करना है, राजस्थान का ही ध्यान रखना है। तो राजस्थान में जो इसकी
कुल लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। हमें ये ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैली है, या कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व में जयपुर अलवर जिलों से दक्षिण पश्चिम में सिरोही उदयपुर जिलों तक फैली है। अब इसके विस्तार में जो मुख्य मुख्य जिले जो आते हैं, मुख्य मुख्य जिले कौन से आते हैं? वैसे तो जिले आएंगे कुल 13, लेकिन हमें क्या है, मुख्य जिलों का ध्यान रखना है। मुख्य जिले कौन से हैं? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, पाली, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। तो हमें जो मुख्य जिले ध्यान रखने हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। तो हमें ये ध्यान रखना है, कुल 13 जिलों में फैली है और मुख्य जिले ये सभी। अब इसमें बात जो ध्यान रखनी है कि इसकी लंबाई जो है 550 किलोमीटर है, तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई जो है यह अलग अलग है, अलग अलग भाग में। तो ये चौड़ाई और ऊंचाई जो है यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बढ़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया भी है कि ये यहाँ बीच में अजमेर जिले में आके क्या हो जाती है, थोड़ी सकड़ी हो जाती है और वापस इसकी चौड़ाई जो है बढ़ती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उदयपुर जिले के अंदर ये सबसे ऊंची और सबसे ज़्यादा चौड़ी है। परीक्षा में से पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन आता है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व जाने में इसकी ऊंचाई भी बढ़ती है और साथ ही साथ इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। अब यह जो है राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पर फैली है। राजस्थान के 9% क्षेत्रफल पर फैली है और इस भाग में करीबन 10% जनसंख्या निवास करती है। अब यह जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है। अब हम सभी जी भी जानते हैं कि जो जनजातियां होती है वो मुख्य धारा से अलग रहती है, या तो जंगलों में रहती है या पहाड़ों पर रहती है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो राजस्थान की जो जनजातियां वो मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? इन्हीं पर्वतमालाओं पे। तो ये ध्यान रखना है कि इन क्षेत्रों के अंदर जनजातियों का निवास जो है वो अधिक संख्या में होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, कुल लंबाई इसकी स्पष्ट हो गई, इसकी ऊंचाई स्पष्ट हो गई, इसकी जो जिलों में विस्तार है ये स्पष्ट हो गया। तो विस्तार के बाद दोस्तों आता है उच्चावच। उच्चावच पहले होता क्या है ये देखते हैं। उच्चावच जो होता है यह धरातल की ऊंचाई और नीचाई से बनने वाले स्वरूप को कहते हैं। जैसे ये मेरा किसी जगह का धरातल है, जहाँ ये पहले पर्वत आता है, फिर पहाड़ी आती है, फिर एक उच्च भूमि आ जाती है और फिर एक आ जाता है मैदान। तो किसी स्थान के धरातल में ऊंचाई और नीचाई से बनने वाला जो स्वरूप है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाता है? अपना उच्चावच। यहाँ पर्वत है, ये पहाड़ी, यह हो जाएगा उच्च भूमि या पठार, और यह मैदान। अब मुख्य रूप से इसमें बात देखें तो क्या है कि इनकी ऊंचाई में क्या है, सबके अंतर आ रहा है। इनकी ऊंचाई में सब में अंतर आ रहा है। मैदान की ऊंचाई सबसे कम, उच्च भूमि या पठार की ऊंचाई अधिक होती है, पहाड़ी की ऊंचाई थोड़ी और उससे ज़्यादा होती है, पर्वत की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। तो अरावली पर्वत प्रदेश जो है इसमें उच्चावच में मुख्य रूप से पर्वत, पहाड़ी और उच्च भूमियाँ आती है। ठीक है, पर्वत जैसे गुरु शिखर, सेर, जरगा, देलवाड़ा की पहाड़ी, पर्वत। अब पहाड़ियों में कौन सी आ जाती है? तोरावटी की पहाड़ियाँ आ जाती है, मालखेत की पहाड़ियाँ आ जाती है, या फिर नाकोड़ा की पहाड़ियाँ कह सकते हैं, छप्पन की पहाड़ियाँ कह सकते हैं। वो उच्च भूमि में कह सकते हैं उड़िया का पठार आ जाता है, लसाड़िया का पठार आ जाता है, और
बोराट का पठार आ जाता है, और मैदान इसमें है नहीं। तो इसकी उच्चावच में मुख्य रूप से पर्वत, पहाड़ी, उच्चभूमि। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी औसत ऊंचाई जो है 930 मीटर है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई। अब औसत ऊंचाई का मतलब यह सभी जगह नहीं पाई जाती, लेकिन इन सब का औसत निकाले तो कितनी होंगी? 930। और इसमें दो महत्वपूर्ण बातें अब ध्यान रखनी। एक तो इसकी चोटी जो है गुरु शिखर, गुरु शिखर जो आबू पर्वत को हम कहते हैं, सिरोही जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो पर्वत सबसे ऊंचा कौन सा है इसमें? गुरु शिखर, चोटी या कह सकते हैं इसको शिखर। अब इसके बाद इसमें सबसे ऊंचा जो पठार आता है वो आता है उड़िया का पठार। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी कहाँ आता है? अरावली पर्वत प्रदेश में। अभी जो ये उड़िया का पठार है यह गुरु शिखर चोटी से ही सटा हुआ है या उसके पास ही है। यह भी कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। जी कहाँ स्थित है ये? सिरोही। ठीक है, तो उच्चावच दोस्तों स्पष्ट है, किसी भी धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाला स्वरूप। अब राजस्थान की चोटी जो आती है गुरु शिखर, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो आता है वो आता है उड़िया का पठार। तो प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं विभाजन पे। अरावली पर्वत प्रदेश का जो विभाजन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने अध्ययन किया है उत्पत्ति के बाद हमने अध्ययन किया है विस्तार, इनके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है विभाजन। अब विभाजन जो होता है अरावली का ऊंचाई के आधार पे अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश और दक्षिणी अरावली प्रदेश। अब यह जो हमने पहले जैसे देखा था कि राजस्थान के अंदर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के अंदर अरावली पर्वतमाला फैली है, इसी को 3 भागों में बांट दिया जाता है। अब बीच में जो बांटने वाले हैं वो है एक तो सांबर झील से उत्तर में उत्तरी अरावली प्रदेश आता है, जो मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र, अलवर क्षेत्र और जयपुर क्षेत्र इसमें फैला है। इसके बाद सांभर झील से राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील के बीच में आता है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, जो मुख्य रूप से अजमेर जिले में फैला है। और इसके अंदर इसके भी 2 भाग माने जाते हैं। एक माना जाता है शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ जो सीकर झुंझुनू जिलों में फैली है, और दूसरा आता है मेरवड़ा की पहाड़ियाँ जो मुख्य रूप से अजमेर में या अजमेर शहर के पास है। तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के बाद में आता है दक्षिणी अरावली प्रदेश, जो देवगढ़ तहसील के दक्षिण में जो है वो है दक्षिणी अरावली प्रदेश। और दक्षिणी अरावली प्रदेश मुख्य रूप से उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर इन जिलों में फैला है। अब इसको भी दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो मेवाड़ की पहाड़ियाँ और आबू खंड पर्वत। अब हमें यह ध्यान रखना है, जैसे हमने पहले बात किया था कि अरावली पर्वत प्रदेश जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक फैला है, तो उसकी ऊंचाई जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो अरावली पर्वतमाला की उत्तरी भाग में ऊंचाई जो है वो सबसे कम है, मध्यवर्ती में धीरे धीरे बढ़ती है, और दक्षिणी में आते हुए सबसे अधिक हो जाती है। तो हमने एक बात देखा था कि अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्चतम चोटी गुरु शिखर है, जो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अरावली प्रदेश। तो प्यारे दोस्तों विभाजन में सबसे पहले हम देखेंगे उत्तरी अरावली प्रदेश। अब उत्तरी अरावली प्रदेश जैसा अभी हमने देखा था कि सांबर झील से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान हरियाणा सीमा तक फैला है। इसमें मुख्य जो जिले आते हैं सीकर, झुंझुनू, जयपुर और अलवर, यह इसमें मुख्य जिले आते हैं। सांबर झील से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान हरियाणा सीमा तक इसमें मुख्य जिले कौन कौन से? शेखावटी के सीकर आ जाएगा, झुंझुनू आ जाएगा, और अलवर और जयपुर। ठीक है, अब इसमें जो पहाड़ियाँ हैं
अरावली पर्वत की इसमें जो पहाड़ियाँ वो बिल्कुल कटी फटी और विच्छेदित है, और उनकी ऊंचाई भी क्या है, काफ़ी कम हो रखी है। इसीलिए यहाँ औसत ऊंचाई जो है वो मात्र 450 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है? 450। तो इसमें पूरी अरावली पर्वत प्रदेश में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है वो यह उत्तरी अरावली प्रदेश है। अब इसमें मुख्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी आती है इस क्षेत्र में? जयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, तोरावटी की पहाड़ियाँ, शेखावटी की पहाड़ियाँ, यह मुख्य रूप से इस क्षेत्र में आती है। अब यहाँ जो शैल है, इस क्षेत्र में जो शैल है वो मुख्य रूप से क्वार्टजाइट और फाइलाइट है। इस क्षेत्र के इस अरावली पर्वत प्रदेश के अंदर जो शैल है, जो चट्टानों का प्रकार है, वो कौन सा है? क्वार्टजाइट और फाइलाइट। क्वार्टजाइट मुख्यतः अपने जो निर्माण कार्य के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल होते हैं ना, वो सारे क्वार्टजाइट होते हैं, या कह सकते हैं बलुआ पत्थर जो होता है वो क्वार्टजाइट का ही बना होता है। अब इसमें सबसे मुख्य जो चीज है वो है इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां। अब चोटियों के सवाल पूछे जाते हैं और ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। अब चोटियों में हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी किस क्षेत्र में है और इनका क्रम ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण क्रम ध्यान रखना है, क्योंकि क्रम क्या होगा, सुमेलित करने के प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे आसान तरीके से हम इसको अब करेंगे। अब देखो, इसकी जो सबसे प्रमुख सबसे ऊंची चोटी है वो रघुनाथगढ़ जो सीकर में स्थित है। रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित, तो इसकी सबसे उच्चतम चोटी है। इसके बाद आती है खो जो जयपुर में स्थित है। फिर आती है अलवर की पहाड़ियों में भारोच। फिर आएगी बरवड़ा जो फिर जयपुर में स्थित है। इसके बाद बबई, बबई है झुंझुनू में स्थित। और अंत में है बिलाली जो अलवर में स्थित है। यह मुख्य है। इनसे सवाल क्या है, सुमेलित प्रकार और के पूछ लिए जाते हैं। अब ये हम याद कैसे रखेंगे, इसी सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने के लिए एकदम आसान चीज है, एक रघु खत्री नाम का व्यक्ति है। एक रघु खत्री नाम का व्यक्ति है जो कैसा दिखता है, भैरव बाबा जैसा। कैसा दिखता है, भैरव बाबा जैसा। मतलब हाथ में कमंडल, गले में रुद्राक्ष की माला, सर पे चोटी और अलग निरंजन करता रहता है। तो एक व्यक्ति है रघु खत्री जो भैरव बाबा जैसा है। और बंबई में क्या करता है, बिल बनाने का काम करता है। ठीक है, तो इससे रघु खत्री भैरव बाबा बंबई में बिल बनाने का काम करता है। इससे इसको याद रखना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो अब भूलने का, कंफ्यूज होने का चक्कर पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। रघुनाथगढ़ से रघु हो जाएगा, या रघु से रघुनाथगढ़ हो जाएगा। खत्री से ख से क्या हो जाएगा, खो। इसके बाद भैरव का भय से भरोच बन जाएगा। बाबा से अपन बरवड़ा बना लेंगे। बंबई से आ जाएगा बबई जो झुंझुनू में स्थित है। और अंत में बिल से आ जाएगा बिलाली जो अलवर में स्थित है। तो इस प्रकार इसका क्रम याद रखना है। ये जो ऊंचाई है ये केवल मैंने लिखी है, इसको याद नहीं रखना, हमें क्रम ध्यान रखना है, जो बहुत आसानी से रघु खत्री, भैरव बाबा, बंबई, बिल से याद हो जाएगा। तो अब आता है मध्य अरावली प्रदेश। उत्तरी अरावली प्रदेश के दक्षिण में सांभर झील से शुरू होता है। सांभर झील के दक्षिण में जाते हैं हम देवगढ़ तहसील, राजसमंद जिले में। इसके बीच में जो अरावली पर्वत है उसको मध्य अरावली पर्वत प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो मुख्य जिला है वो है अजमेर। अब हमें ये ध्यान रखना है, इसमें केवल और केवल मुख्य जिला है अजमेर के रूप में। और इसमें एक सवाल यहाँ ये पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई सबसे कम कहाँ पर? तो अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई सबसे कम इसी भाग में,
अजमेर जिला, कई परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि किस जिले के अंदर अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई सबसे कम है, वो है अजमेर, और किस जिले में सबसे अधिक है, वो है उदयपुर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो अजमेर जिले में, राजसमंद जिले में तक। अब इसमें जो है हमें ध्यान रखना है कि यहाँ भी जो औसत ऊंचाई है अरावली की वो क्या है, कम है। औसत ऊंचाई कितनी है, 550 मीटर। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस क्षेत्र के अंदर क्या है, इसके दो भाग है। जैसा हमने पहले देखा था, शेखावटी की निम्न पहाड़ियां और मेरवड़ा की पहाड़ियां जो महत्वपूर्ण है। शेखावटी की निम्न पहाड़ियां जो है वो शेखावटी क्षेत्र में सीकर झुंझुनू जिले में स्थित है और मुख्य रूप से सांबर झील से लेकर सिंघाना झुंझुनू तक फैली है। वैसे इनमें कोई खास ऐसा है नहीं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि शेखावटी निम्न पहाड़ियां जो है सांबर झील से सिंघाना झुंझुनू में फैली है। इसके बाद जो दूसरा है मेरवड़ा की पहाड़ियां, ये महत्वपूर्ण है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। मेरवड़ा की पहाड़ियां जो है वो अजमेर जिले में स्थित है और यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के पठार, इन दोनों को क्या अलग करती है। मेवाड़ के पठार और मारवाड़ के मैदान को अलग करती है कौन, मेरवड़ा की पहाड़ियां। अब मेरवड़ा की पहाड़ियां जो है इसी में तारागढ़ स्थित है और इसी में नाग पहाड़ स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, नाग पहाड़ जो है इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। इसके साथ एक खास बात है, तो कमेंट करके हमको ये बताएं कि इसके साथ क्या खास बात है। ठीक है, अब इसमें जो प्रमुख चोटियां आती है, इसमें प्रमुख चोटियां केवल 3 है जिसका हमें अध्ययन करना है। गौरमजी जो अजमेर जिले में स्थित है, इसके बाद तारागढ़ जो भी अजमेर जिले में स्थित है, और तीसरा आता है नाग पहाड़, ये भी अजमेर में स्थित है। अब ये ध्यान रखना है कि गौरमजी जो है यह देवगढ़ के पास स्थित है, अजमेर में स्थित है लेकिन देवगढ़ के पास स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, अब विभाजन में दक्षिणी अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश का जो विस्तार है वो देवगढ़ तहसील राजसमंद से राजस्थान के दक्षिणी भाग में। इसमें मुख्य जो जिले हैं वो सिरोही और उदयपुर। तो अरावली पर्वतमाला वास्तव में जो पर्वत है वो हमें कहाँ पता चलता है, इसी भाग में। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बहुत अधिक है। तो औसत ऊंचाई इस क्षेत्र में कितनी है, 1000 मीटर। ये हमें ध्यान रखना, परीक्षा में भी पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की दक्षिणी भाग में या फिर अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई सबसे अधिक कहाँ है, तो चौड़ाई सबसे अधिक उदयपुर जिले में है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि इसकी चौड़ाई सबसे कम अजमेर जिले में, लेकिन सबसे अधिक चौड़ाई किस जिले में है, उदयपुर। और ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जैसे जैसे आती है तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है। ठीक है, अब ये बहुत आराम से स्पष्ट हो गया होगा कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम आने पर उसकी ऊंचाई और चौड़ाई बढ़ती। अब हमने जैसे पहले देखा था दक्षिणी अरावली प्रदेश को, जैसे हमने देखा था इसमें मुख्य 2 उपभाग है, आबूखंड पर्वत और मेवाड़ की पहाड़ियाँ। आबूखंड पर्वत जो है यह क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन या एक खंड पर्वत के रूप में, मतलब ये आसपास से ऊंचा एक अलग ही क्षेत्र या अलग ही पहाड़ के रूप में स्थित है, इसलिए इसको इंसलबर्ग नाम भी दिया जाता है। इंसलबर्ग, इंसलबर्ग का मतलब ये होता है किसी मैदान में अचानक से कोई पहाड़ हो, पहाड़ जैसा खंड खड़ा हो जाए या पहाड़ जैसा ब्लॉक खड़ा हो जाए, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, इंसलबर्ग। अब इसका एक और नाम आता है बैथोलिथ। क्या आता है इसका एक और नाम, बैथोलिथ। बैथोलिथ एक ग्रेनाइट की बड़ी चट्टान के रूप में स्थित था
अब तो इसका अपर्दन हो गया जिससे ये हमें बाहर दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, बैथोलिथ। अब यहाँ पर याद रखने की एक बात है कि इस आबूखंड पर्वत में राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग स्थित है। कौन सा? गुरु शिखर। ठीक है। इसके बाद है मुख्य रूप से मेवाड़ की पहाड़ियाँ। मेवाड़ की पहाड़ियों में मुख्य रूप से कुछ पठार है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बोराट का पठार। बोराट का पठार। अब यह पठार, बोराट का पठार उदयपुर में स्थित है। उदयपुर और उदयपुर की गोकुंदा पहाड़ियां और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित है यह। अब इसके बाद इसी भाग में एक और चीज आती है, गिरवा। गिरवा उदयपुर बेसिन के चारों ओर, उदयपुर बेसिन के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां जो है, उदयपुर बेसिन के चारों ओर तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां स्थित है, उनको स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया जाता है? गिरवा। ठीक है। ये क्या है, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ऐसे ही एक भाकर करके भी है। भाकर क्या है कि जो पूर्वी सिरोही प्रदेश है, पूर्वी सिरोही जिला है, इसके अंदर जो कटी फटी पहाड़ियां हैं, कटी फटी पहाड़ियां जिनके ढाल जो है वो काफी तीव्र है, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। ठीक है। इसी क्षेत्र के अंदर एक उड़िया का पठार भी स्थित है। उड़िया का पठार आबूखंड पर्वत से सटा हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया का पठार। तो अब बात करते हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंदर जो मुख्य चोटियां हैं। अब चोटियां जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे सीधे 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 प्रश्न पूछे जाते हैं। चोटी दे दी जाती है, उसका जिला कौन सा है ये पूछ लिया जाता है, या फिर इनका क्रम दे दिया जाता है, जिनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछ लिया जाता है। तो हमें जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है वो प्रमुख चोटियां। सबसे पहली कौन सी आती है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में। जैसा आपने पहले भी देखा था, राजस्थान की उच्चतम चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अब कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा था। जैसे हमने पहले देखा था, इसी को आबू खंड पर्वत को इंसलबर्ग या बैथोलिथ भी कहते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड ने देखा कि आसपास के क्षेत्र में कोई ऊंचाई वाला भाग नहीं है, लेकिन एक अचानक से ऊंचा भाग के रूप में गुरु शिखर स्थित है, तो इसलिए उसने इसको क्या बोला? संतों का शिखर। इसके बाद इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आती है शेर, जो भी सिरोही जिले में स्थित है। इसके बाद तीसरी आती है देलवाड़ा, जो भी सिरोही जिले में स्थित है, यह भी आप माउंट आबू के पास ही स्थित है। फिर आता है जरगा पहाड़ी, जो उदयपुर में स्थित है। अभी हमने देखा था जरगा पहाड़ी, जो उदयपुर, अभी हमने देखा था कि उदयपुर में गोकुंदा की पहाड़ी और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच में एक पठार स्थित था, बोराट का पठार, उसी का भाग है ये जरगा पर्वत। इसके बाद आता अचलगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। तो अब इनको याद रखने के लिए हम कैसे करेंगे ताकि परीक्षा में कभी कोई कंफ्यूजन ना। तो सबसे पहले क्या हुआ, गुरुजी हमारे जो शेर दिल वाले थे। कौन से दिल वाले? शेर दिल वाले, जो सुबह सुबह जागे, सुबह सुबह जाग कर कहां चले गए? अचलगढ़। तो इनसे दोस्तों इसको याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। छोटी सी बात है, हमारे गुरुजी जो शेर दिल वाले थे, जिनका जिगर बहुत मजबूत था, शेर दिल वाले, जो सुबह सुबह जाग कर कहां चले गए? अचलगढ़। तो इससे इसको हम क्रम को याद भी बहुत आसानी से रख सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विभाजन पूरा होता है। ठीक है। तो विभाजन के बाद दोस्तों जलवायु।
अब हमने जलवायु का जब अध्ययन किया था तब भी इस प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। तब हमने देखा था कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है यहाँ पर उपाद्र जलवायु पाई जाती है, उपाद्र जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है? 50 से 90 सेंटीमीटर के मध्य। अब ये 50 सेंटीमीटर का मतलब 500 से 900 mm, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 50 से 90 सेंटीमीटर या 500 से 900 mm दोनों आ सकती है। और इसके बाद एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी, इस क्षेत्र के अंदर अरावली पर्वत प्रदेश के अंदर राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पाया जाता है। जैसे हमने पहले देखा था, राजस्थान के अंदर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो था वो कहाँ स्थित था? सिरोही जिले में। कौन सा? माउंट आबू। तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है इसमें? आबू पर्वत। ये याद रखना है क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जलवायु के बाद में आता है वनस्पति। वनस्पति, जैसा कि हमने देखा है कि इस क्षेत्र में वर्षा अच्छी होती है, तो इस क्षेत्र में सघन मानसूनी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ में अपना पहला भौतिक प्रदेश अरावली पर्वत प्रदेश होता है पूरा। जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में बोला था, हम इसको योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे ताकि हमको एकदम स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए और हमारा परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत अच्छे से हमें याद रहे। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और परीक्षा में भी अब इससे जुड़ा हुआ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके पूछिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।